हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति, और इसके बारे में हम पूरा स्टार्टिंग से एनालिसिस करेंगे। ए टू जेड हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जीरो से हाई लेवल तक। तो सबसे पहले जो बेसिक हैं हम उनको यहाँ पे आपको बताएंगे। देन फिर उसके आगे जो जो थ्योरम्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, उन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला बनता है यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है बिंदु से होती है। किससे होती है? बिंदु से, पॉइंट से इसकी स्टार्टिंग होती है। और देन कई सारे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बनती है रेखा, लाइन। और लाइन के कॉम्बिनेशन से, लाइंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आपका कोण बनता है। इसे एंगल कहते हैं। फिर कोणों के कॉम्बिनेशन से बनता है पॉलीगन, और पॉलीगन में आता है सबसे पहले त्रिभुज। पॉलीगन मतलब बहुभुज, तो उसमें सबसे पहले आता त्रिभुज, इसको ट्रायंगल कहते हैं। देन उस पॉलीगन का नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब हम नाम नहीं लिखेंगे, यहां पे हम उसको लिख देंगे पॉलीगन, बहुभुज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सर्किल। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं अब सर्किल को, वृत्त को। इसके बाद में हम पॉलीगन को लिख लेंगे। तो ये सर्किल, फिर आता है आपका पॉलीगन, बहुभुज। और बहुभुज भी क्या होता है? दो तरीके से होता है। ये पॉलीगन हो गया। बहुभुज भी दो तरीके का होता है, एक रेगुलर पॉलीगन, एक नॉन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब समबाहुभुज, और दूसरा क्या है? विषम बहुभुज। तो ये सब क्या चीजें होती हैं, ए टू जेड बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं। और आपको कभी कोई भी समस्या रही हो ज्योमेट्री में, तो आज से आप प्रण लीजिए कि आज से आप ज्योमेट्री सीखेंगे, और ज्योमेट्री में एक भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है आपसे कि आप ज्योमेट्री में कोई भी एक सिंगल सवाल भी एग्जामिनेशन हॉल में छोड़कर नहीं आएंगे। देखते हैं जरा। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो ये ज्योमेट्री का पॉइंट, पहला है पॉइंट, फिर रेखा, फिर कोण, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। तो जो ज्यादातर एग्जाम है, जो सरफेस एग्जाम है, सरफेस एग्जाम मैं नहीं कहूंगा उन्हें, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जिसमें जो एडवांस मैथ है वो सरफेस लेवल की आती, उसमें आपका इनकी जो थ्योरी है, जो थ्योरम्स हैं, परिमेय है, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो अगर आपने परिमेय को ढंग से पढ़ लिया, जो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं उनको आपने ढंग से पढ़ लिया, तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें एक भी सिंगल सवाल आपका नहीं बचेगा। अगर हम बात करते हैं जिसमें एडवांस थोड़ा अच्छे लेवल की आती है, उसमें आपको क्या करना है? वो थ्योरम्स को आपको लर्न करना है सबसे पहले, क्योंकि थ्योरम ही बेसिक है, वही न्यू है, वहीं से सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। देन उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन करके सवाल पूछे जा सकते हैं, उन चीजों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे हम ध्यान से देखें, तो पहला जो हमने हेडिंग डाला था बिंदु, तो बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिंदु क्या होता है और कैसे होता है, ये पॉइंट क्या होता है। तो बिंदु जो है उसके बारे में अगर चर्चा करें, तो आपने कहा एक ये बिंदु रख दिया, यही क्या है? ये बिंदु कहलाता, ठीक है। तो एक पॉइंट जो रख दिया हमने, इसी को बिंदु कहा जाता है। और पहला सवाल ये आता है कि किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु है और हमने यहां से रेखा खींचना शुरू किया। पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई,
तीसरी रेखा ये हो गई, चौथी रेखा ये हो गई, पांचवी रेखा ये हो गई, छठी रेखा ये हो गई, सातवीं रेखा ये हो गई। मतलब अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। किसी भी बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। तो आप एक तो ये नोट कर लें कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं, इन रेखाओं का क्या कोई नाम है? क्या कोई इनका नाम है? तो बिल्कुल इनका नाम है। ये जो रेखाएं हैं जो खींची जा रही हैं, जो पर्टिकुलर बिंदु से होकर जा रही हैं, इन रेखाओं को, इन सभी रेखाओं को आप नाम देते हैं संकेंद्रीय रेखाएं। संकेंद्रीय रेखाएं, कोसेंट्रिक लाइंस, कोसेंट्रिक लाइंस। संग मीन्स होता है कॉमन, केंद्रीय मतलब केंद्र, जिनका केंद्र कॉमन है, जिनका बिंदु कॉमन है, उनको क्या कहते हैं? संकेंद्रीय। तो संकेंद्रीय रेखाएं कहते हैं इन्हें। इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट्रिक लाइंस। अब हम बात करते हैं, सवाल दूसरा बनता है कि किन्हीं दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दो बिंदु हो गए, एक पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। हम कोशिश करते हैं यहां से लाइन खींचने की, तो यहां से जाए और यहां से भी जाए। कितनी रेखा हो गई? एक। क्या इसके अलावा कोई और रेखा खींची जा सकती? अगर खींचेंगे तो क्या यहां से जाएगी? नहीं जाएगी। तो आप कहेंगे कि इन्हीं दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। अब आपने कहा ये जो बिंदु हैं वो लाइन पर पाए जा रहे हैं, तो क्या केवल ये दो ही बिंदु पाए जा रहे होंगे इस रेखा पर? क्या केवल दो ही बिंदु पाए जाएंगे? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं, इस रेखा पर अनंत बिंदु पाए जाएंगे। अब एक दिमाग में आपके आ रहा है सवाल कि अच्छा, जब अनंत बिंदु पाए जा रहे हैं और पहले एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा रही थी, तो उन रेखाओं का एक पर्टिकुलर नाम था। तो क्या इन जो ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं को भी कुछ नाम दिया जाएगा? क्या इनका भी कोई नाम है? तो लिख लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। अगर कोई एक रेखा है, आपके पास ये कोई रेखा है, इस पर बिंदु पाए जा रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये बिल्कुल नजदीक नजदीक करके ये बिंदु बने, क्योंकि रेखा की डेफिनेशन यही होती है। क्या डेफिनेशन होती है? कि अनंत बिंदुओं से, बिल्कुल लगातार सटे हुए बिंदुओं से जो एक शेप बनता है, उसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। एक ही लाइन में, ठीक है, एक सीध में जो बनती है। तो आपने कहा ये सारे बिंदु क्या हो गए? ये बिंदु हो गए। अब इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। वहां पे हम रेखा को कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कोसेंट्रिक लाइन कह रहे थे, संकेंद्रीय रेखा कह रहे थे। यहां पे बिंदुओं का नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स। नाम से ही जैसे आपको क्लियर हो रहा, संग मीन्स कॉमन, रेखी मतलब रेखा, बिंदु मतलब बिंदु। एक ही रेखा पर जो बिंदु खींचे जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में हो गया को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन, और पॉइंट मतलब पॉइंट। जो एक ही कॉमन रेखा पर पाए जाते हैं बिंदु, उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं यहां पे जो आपके बिंदु हैं इनके बारे में, कि आपने पहला देखा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, आपने कहा अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। फिर आपने देखा दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, आपने कहा एक रेखा खींची जा सकती है। फिर आपने देखा रेखा पर कितने बिंदु पाए जाएंगे, तो आपको एक रेखा पर अनंत बिंदु पाए जाते हैं। और आपने कहा जो एक बिंदु से जो रेखाएं खींची जा रही उनको कहते हैं संकेंद्रीय रेखाएं, कोसेंट्रिक लाइंस। और जो एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु पाए जाते हैं उनको कहते हैं संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये जो इधर उधर
बिंदु टहल रहे होते हैं ऐसे, लेकिन ये 2D है, जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की बात नहीं करें हमने, कहा एक्स वाई में है। जैसे मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, ये एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं। ये क्या पाए जा रहे हैं? एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं। अगर ये बिंदु एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, ऐसे 3 प्लेन होते, क्या होता है, एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, तो 3 प्लेन होते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से किसी एक प्लेन में अगर कोई भी बिंदु पाए जाते हैं सारे के सारे, तो उन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? तो अगर आपने कहा ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें जो बिंदु पाए जा रहे हैं, एक एक्स वाई सतह है, इसमें जो बिंदु पाए जा रहे हैं, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में पाए जाने वाले बिंदु, ठीक है, तो इनको नाम देते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, आपने पॉइंट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें लाइन के बारे में, तो लाइन किस तरीके से होती है और कैसे होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये लाइन है, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि ये रेखा जो इधर भी बढ़ाई जा सकती है अनंत तक, और इधर भी बढ़ाई जा सकती है अनंत तक। इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी लंबाई क्या होती? अनंत होती, ठीक है। तो ये रेखा का एक डेफिनेशन है, और आपको यहां पे लग रहा होगा कि आपने कभी पढ़ा होगा, कि आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दें, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दें, 20 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दें, और यहां पे तो हमको सुनने को मिल रहा है कि रेखा की लंबाई क्या होती? अनंत होती। तो जो गुरुजी ने पढ़ाया था वो गलत था, ये अब जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो ना वो गलत था ना ये गलत है। आप समझो जरा, जब आपसे कोई कहता है कि ये जो बिंदु खींचे हैं, जो रेखा खींच रहे हैं आप 10 सेंटीमीटर की या 20 सेंटीमीटर की, वो एक्चुअल में आप रेखा नहीं, रेखा खंड खींच रहे होते हैं। क्या खींच रहे होते हैं? रेखा खंड खींच रहे होते हैं, क्योंकि रेखा का एक पार्ट, एक टुकड़ा जिसकी लेंथ फिक्स होती है, उसको कहते हैं रेखा खंड। तो अगर बोलेंगे कि रेखा खंड खींचो, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? समझ नहीं पाएंगे, यार पता नहीं कौन सा ये कह रहे हैं, क्या चीज खींचने के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए उसको कहा जाता है 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी गई। क्लियर? तो आज हमें लग रहा है आप ये क्लियर हो गया होगा रेखा और रेखाखंड क्या होता है। तो आपने कहा ये पूरी तो रेखा हो गई, इसको आप क्या कहोगे? रेखा कहोगे। लेकिन अगर जैसे इसका कोई टुकड़ा हमने ले लिया, सपोज दैट इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का ले लिया मान, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। इसकी लेंथ क्या है? फिक्स्ड, कुछ भी लेंथ होगी यहां पे। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे रेखाखंड की, तो रेखाखंड हो गया ये, है ना। अगर हम ऐसे ही बात करें बाकी चीजों की, तो अब हमारे पास आ रहा है लाइन, एक तो आपका हो गया कोलिनियर लाइन हो गई, सॉरी कोसेंट्रिक लाइन हो गई, और आपकी अब यहां पे जो लाइन है, जैसे अगर ये लाइन है एक, और एक ये लाइन है, ये 2 लाइन है, और इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? फिक्स है। जितना दूरी यहां पे है उतना ही दूरी यहां पे, उतना ही दूरी यहां पे है। अगर ये दूरियां फिक्स हैं, तो आप इन 2 लाइनों को, जैसे आपने ये कह दिया ये PQ है और ये FX है, तो आपने कहा अगर इनके बीच की दूरी फिक्स है, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? इन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर? ये पैरेलल लाइन कहते हैं। और अगर इनकी दूरी फिक्स नहीं होती है, ये दूरी एक तरफ बढ़ती है और एक तरफ घटती है, कम ज्यादा होती है, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल लाइन कहते हैं, असमांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा एक ये रेखा खींच दी गई, एक दूसरी ये रेखा खींच दी गई, तो आपने देखा यहां पे कम गैप था और आगे जाते जाते ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में फिक्स नहीं है।
और जब डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को आप कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन पैरेलल लाइन। ये आपकी हो गई असमांतर रेखाएं। नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, अब हम बात A to Z करेंगे। आपने कहा पैरेलल लाइन जो है वो हमेशा कभी भी मिलती नहीं, लेकिन ये कहा जाता अनंत पर मिलती नजर आती है, ऐसा कहा गया है, लेकिन मिलती नहीं कहीं। और बाकी ये जो नॉन पैरेलल लाइन ये तो तुरंत आपको मिलती हुई नजर आ रही होंगी, जैसे अगर आप इसको बढ़ा दे इसको बढ़ा दे तो ये मिलती हुई नजर आएंगी। और जो नॉन पैरेलल लाइन इसी से तो कोण बनता है। क्लियर। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे कि एक नेक्स्ट और आता है, क्या आता, परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, तो ये लंब रेखाएं क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जरा हम देखते हैं। तो जैसे ये एक रेखा है और एक ये रेखा इसके ऊपर खींच दी गई है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब रेखा। तो ये जो रेखा है ये और ये जो रेखा है ये क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, आपने नोटिस कर लिया कि यहां पे अगर परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी। अब एक और बात आती, एक और रेखा होती है जिसका नाम देते हैं तिर्यक रेखा। तो जैसे ये एक दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं, इसमें एक ऐसे रेखा खींची जाए, ऐसी रेखा खींची जाए जो इसको भी कट करे और इसको भी कट करे, तो इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, इस रेखा को हम नाम देते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। तो आप जरा नोटिस करें यहां पे अगर बात करते हैं हम लाइंस की, तो जो लाइन है वो लाइन कितनी तरीके की होती है वो हमने देख लिया। ठीक है, पहली सिंपल लाइन हो गई। अच्छा, लाइन में भी अगर एक ही बिंदु से गुजरती है तो उनको क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक लाइन, संकेंद्रीय रेखाएं। और लाइन में अगर गैप फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, तो उनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। और अगर गैप फिक्स नहीं रहता, एक तरफ ज्यादा होता जाता है एक तरफ कम होता जाता है, तो उनको कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन, असमांतर रेखाएं। और दो समांतर रेखाएं हैं, उसमें एक तिरछी रेखा ऐसे कट कर दे दोनों को, तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और जितने भी आपके ये लाइन से रिलेटेड सवाल होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे और चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक बात आती है कि ये जो लाइन होता है इसी का जो रेखाखंड होता है वो हमने बता दिया, रेखा का जो होता है, रेखा से क्या बनता है, रेखाखंड। तो रेखाखंड तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। रेखाखंड क्या होता है, जैसे ये एक टुकड़ा एक लाइन का, इसको क्या कहेंगे, इतने भाग को हम क्या कहेंगे, ये रेखाखंड है। ये क्या है, रेखाखंड। मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, बाकी थिकनेस तो दोनों की बराबर ही रहेगी, सब पूरा ऑल ओवर, लेकिन हमने हाईलाइट करने के लिए इतना लिख दिया। ये क्या है, रेखाखंड। इसकी कोई लेंथ फिक्स कर दे, ये क्या हो गया, रेखाखंड होगा। अच्छा, आपने कभी ये सुना कि आपसे कहा जाता सूरज की किरण, है ना, सूरज की किरण, और किरण से शब्द याद आया किरण। तो क्या रेखा और किरण दोनों एक ही होते हैं या किरण और रेखा दोनों अलग अलग होते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो जो किरण है और जो रेखा है उसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि जो रेखा है वो इधर को भी, जैसे ये रेखा है तो ये इधर को भी बढ़ाई जा सकती है और इधर को भी बढ़ सकती, लेकिन जो किरण है वो उसका एक सोर्स पॉइंट होता है, उसके इधर नहीं जाती है, हमेशा एक ही तरफ को बढ़ती है,
तो जो किरण को है वो किरण को केवल एक ही तरफ को बढ़ाया जा सकता है। तो किरण और रेखा में बस इतना ही अंतर है कि रेखा दोनों तरफ को बढ़ाई जा सकती है और किरण केवल एक तरफ को बढ़ती है। क्लियर? सब बेसिक है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है सब में, लेकिन ये जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं आप अगर पूछ लोगे लोगों से तो लोगों को क्लियर नहीं होता, और इन छोटे छोटे डिफरेंस की वजह से ही वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है अल्टरनेट एंगल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, अच्छा इंटरनली अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये सब कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सब कंफ्यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। और मैंने एक प्रण लिया है कि मैं आपको गणित सिखाऊंगा और मैं आपको A to Z बेसिक बताऊंगा, और वो बेसिक आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने भी अगर बेसिक डाला भी होगा तो वो पूरा बेसिक नहीं डालते हैं, वो एक लेवल से लेकर चलते हैं, या तो फिर जीरो ही लेवल कवर करा देते हैं, या फिर हायर लेवल ही करा देते हैं, या मिडिल लेवल करा देते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा सेगमेंट करा देते हैं। और मैंने एक प्लान किया है कि आपको मैं A to Z बेसिक डिलीवर्ड करूंगा। तो बेसिक में पहले पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल का, देन उसके बाद उस पर चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी और आपको इतनी गणित समझ में आ जाएगी, इतनी अच्छी गणित हो जाएगी आपकी, अगर आपने कभी लाइफ में गणित पढ़ी भी नहीं होगी और आपकी उम्र चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, आपको अब गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A to Z आपको समझ में आएगा और सारी समस्याएं आपकी क्लियर होंगी। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन की, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, इस सीरीज को फॉलो करें, और सीरीज में जितने भी यहाँ पे इसके सेशन आए आप हर एक सेशन को अच्छे से अटेंड करें। A to Z आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, A to Z आपका सेगमेंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यू है वो मैं बहुत मजबूत करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो लोगों के दिमाग में एक मिथ बना हुआ कि गणित बहुत डिफिकल्ट है और गणित को समझना केवल कुछ ही वर्ग के लोगों के बस की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणित बहुत ही आसान है और गणित एक ऐसे गेम की तरीके से कि एक बार आपने उसमें समझ लिया कि इसमें कैसे प्ले करना है तो आपको नेक्स्ट स्टेज कैसे जाना, देन नेक्स्ट स्टेज कैसे जाना, देन नेक्स्ट स्टेज कैसे जाना, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक बस आप गेम प्ले करते रहें और आपको नेक्स्ट स्टेज की मिलती रहेगी। चलिए आते हैं हम अपनी जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद में जो चीजें बनती हैं वो कौन सी हैं और कैसे हम आगे चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो बनता है वो हमारा जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कोण का। ठीक है, क्या बनता है? कोण का, कि कोण कैसे होते, कितने होते हैं, इस तरीके से। तो हम आगे हेडिंग डालते हैं कोण की। क्या हेडिंग डालते हैं? कोण की हेडिंग डालते हैं। कोण मतलब होता है एंगल। ठीक है, एंगल। तो एंगल कैसे बनता है अभी मैंने बताया, एक रेखा ऐसे लो और एक रेखा ऐसे लो, दोनों जहां पे मिल रही हैं इसके कटान बिंदु पर ये जो एक बन रहा है इसी को क्या कहते हैं? एंगल। ये क्या है? कोण है। ये क्या है? एंगल है, कोण। ठीक है, तो कोण कैसे बनता है? दो असमांतर रेखाओं के मिलने से क्या बनता है? कोण बन जाता है। अब कोण शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या इसका भी नामकरण होता है? तो जी बिल्कुल इसका नामकरण होता है, और क्या क्या नाम होते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि नाम से ही हम किसी व्यक्ति को जानते हैं। एक स्वरूप होता है जिसको एक नाम दे दिया जाता है कि आप ताकि डिफरेंशिएट कर सकें, पहचान सकें चीजों को, इसलिए हम इसके नामकरण की बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। पहले तो हम देख लेते टाइप्स ऑफ एंगल ऑन बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, उनके मानों के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज, सॉरी, कोणों का वर्गीकरण। तो पहला आता है ऑन बेसिस ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है, मानों के आधार पर। तो मान कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, मानों के आधार पर। तो मानों के आधार पर कितनी तरीके से बनाया जाता है कोण, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
यहां पे मैं लिखता हूं बिल्कुल नॉन एंगल, इसका नाम है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बहुत ही ज्यादा क्यूट है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल, एंगल क्या होता है, कैसे यहां पे चीजों को हम कवर कर सकते हैं, तो जरा देखते हैं। जो एक्यूट एंगल होता है इसका जो मान है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये ऐसा कोई भी कोण, ऐसा कोई भी कोण, जैसे ये अगर कोण है, इसको हम नाम दे दें, इसको हम क्या नाम दे दें, इसको हम थीटा नाम दे दें सपोज दैट। तो ये जो थीटा है इसका जो वैल्यू है ये एक्यूट एंगल में क्या रहेगा, हमेशा 90 से कम रहेगा। तो न्यून कोण जो होगा वो हमेशा ये क्या रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो प्रत्येक वह कोण जो 90 डिग्री से कम है क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे 70 डिग्री 90 से कम है, 72 डिग्री 90 से कम है, 3 डिग्री 90 से कम है, 30 डिग्री 90 से कम है, 5 डिग्री 90 से कम है। तो ये सारे जितने भी 90 से कम हैं इन सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम अगर बात कर रहे हैं सिंपल सा कोणों की ही, तो कोणों में जो चर्चा चल रही है इसके आगे जो आता है आपका, वो आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, तो जरा देख ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है, कैसे करेंगे। तो अगला जो कोण है उसका नाम हम लिख लेते हैं समकोण। अच्छा, राइट एंगल बोला है तो ठीक है, अगर ट्रायंगल बोल दिया है तो क्षमा चाहूंगा, समकोण है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। ये कोण, ये कोण क्या होता है, ये राइट एंगल कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, ये थीटा जो है ये क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। और पहले वाले में जो था, ये जो एक्यूट था, जो न्यून कोण था, इसमें थीटा हमेशा क्या था, ये 90 से छोटा था। ये क्या था, 90 से छोटा था हमेशा। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया जिसको आपने समकोण दे दिया, एक्यूट एंगल हमने समझ लिया। एक्यूट एंगल हो गया आपका न्यून कोण, है ना। और राइट एंगल हो गया आपका क्या, राइट एंगल क्या हो गया आपका, सिंपल सा राइट एंगल हो गया आपका समकोण। फिर उसके बाद में हमने देखा अगला जो होगा, इसको हम नाम दे ले रहे हैं, देख ले रहे हैं जरा, इसका नाम होगा अधिक कोण। इसका नाम होगा अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जरा हम देखते हैं। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है, लेकिन 180 से क्या होता है, कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो आप कहोगे जो थीटा है वो लाई करेगा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड डज नॉट इक्वल टू दैट, ना ही 90 हो ना ही 180 हो, लेकिन इसके बीच में हो, इसके बीच में हो, तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ये थीटा जो है आपका ये अधिक कोण है। ठीक है, ये 180 से छोटा है लेकिन 90 से क्या है, बड़ा है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम किसी ऐसे एंगल की बात करें जो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे और क्या चीजें होंगी उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते। तो ये तो हो गया ऑन बेसिस ऑफ देयर वैल्यू। तो यहां पे हम अगला देख ले रहे हैं, इसको नाम देते हैं हिंदी में वृहत कोण।
और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सी वाला? अगर ये यहां से हम नाप रहे हैं एंगल और ये ऐसे बना दूं, मैं ये कहूं ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, इसको क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे। और ये थीटा जो है वो 180 से बड़ा होता है, लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल है, जो बृहद कोण है ये, और जो आपका अधिक कोण है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है वो जरा हम देखते हैं। तो जो बृहद कोण है वो इधर साइड का है, जो बड़ा वाला 180 से बड़ा है। और इसी में अगर आप देखना चाहते तो ये वाला जो एंगल बना है, जो एक देखो आप जरा ध्यान से, कि 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कल को ये बृहद कोण कुछ इस तरीके से बन जाए, ये तो ये भी तो बृहद कोण है, तो बिल्कुल है, तो ये तो बृहद कोण हो जाएगा, लेकिन इधर वाला क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से छोटा है। क्या है? ये 90 से छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बृहद कोण क्या होता है, आपको हमने पूरा समझा दी। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं यहां पे स्ट्रेट लाइन एंगल बात बोलते हैं इसको। ठीक है, सीधी रेखा कोण है ना। स्ट्रेट लाइन एंगल, और स्ट्रेट लाइन एंगल कुछ और नहीं होता है, बस ये 180 डिग्री होता। भाई ये लाइन है, इस पे कोई एंगल बन रहा है, ये तो ये कितना होगा? ये तो 180 डिग्री होगा ना, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। स्ट्रेट लाइन एंगल, सीधा कोण जिसको बोल सकते हैं, या सीधी रेखा कोण बोल सकते हैं। इसको सीधा कोण भी बोलते हैं, इसको सीधी रेखा कोण भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा जो नाम है, आप इसको लिख सकते हैं सीधा कोण भी लिख सकते हैं, है ना। हो सकता है एग्जाम में आपके यही लिख दिया जाए, सीधा कोण। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि इसमें जो टाइप्स हैं आपके मानों के आधार पे, वो तो हमने समझ लिया। अब पेयरिंग के आधार पे होता है, पेयरिंग के आधार पे होता है जो कोण, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेयरिंग के आधार पे जो पहला बनता है कोण, है ना, पेयरिंग के बेसिस पे, ये नेक्स्ट टाइप हो गया। पेयरिंग के बेस पे बनता है, यहां पे बनता है पहला कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 90 हो। मतलब ऐसे जो है ये 90 डिग्री कोण बन रहा था, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। किसी ने कहा भैया ऐसे खींच दो, तो एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, तो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसको कोटि पूरक कोण कहेंगे। तो आप डेफिनेशन याद कर लो कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के का योगफल अगर 90 डिग्री है तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहां से सवाल जो पुट होते हैं वो जरा देखो, आपको एक बात क्लियर होगी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ए और बी है तो इनका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। अब सवाल कैसे बनते हैं? सवाल देखो जरा कैसे बनते। पहली बात तो एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया कि एक थीटा है, इसका जो वैल्यू है ये 38 डिग्री है। कितना है? 38 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर फाई है तो इस फाई का मान कितना होगा? तो आप कहोगे थीटा प्लस फाई कितना है? 90 होगा। तो अगर थीटा प्लस फाई 90 होगा तो फाई का मान क्या होगा? 90 से इस थीटा को घटा दो, मतलब 38 डिग्री को घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से हम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 52 डिग्री। तो ये जो फाई है, इसका जो क्वेश्चन मार्क था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 52 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अच्छा, इस पे सवाल जो बनाते थ्योरेटिकल वो किस तरीके से बना लेते हैं वो भी हम जरा देख ले रहे हैं। सवाल बनाता है, कहा जाता है कि किसी कोण का कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कोटिपूरक कोण उसका 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। तो वह कोण ज्ञात करो, वह कोण ज्ञात करो। If the complementary angle of a angle is 5 times of its own angle, then find out the value of angle। तो यहां पे आपको क्या करना है, उस कोण का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका कितना है? 5 गुना है। तो वह कोण ज्ञात करना। तो आपने कहा मान लेते वो कोण कितना है? थीटा है, थीटा है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 5 थीटा, 5 गुना हो गया। तो आपने कहा 5 थीटा हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री। आपने कहा भैया ये जो कोटि पूरक होते हैं इनका योगफल कितना होता है? तो ये योगफल होता है 90, तो लिख दिया 90। तो यहां पे थीटा प्लस 5 थीटा कितना हो गया? 6 थीटा हो गया। और ये कितना बन गया? 90 के बराबर बन गया। तो थीटा कितना हो जाएगा? 6 से कट करो तो 15 छक्का 90, तो थीटा कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। तो वह कोण कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपसे ये कह दे भैया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना? इसका 5 गुना, और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। और आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, 90 से इसको घटा दो तो भी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। आपने चेक किया, अगर घटाते तो 75 आता है, और ये 75 उस 15 का 5 गुना है, मतलब सब कुछ ओके है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जरा। यहां पे जो अगला आता है टाइप, वो आता है संपूरक कोण। क्या आता है? संपूरक कोण। और संपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो, या यूं कह लें कि ऐसे दो कोण जो एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जाते हो, जैसे आपने ऐसे खींच दिया तो ये वाला कोण है ना, और ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री है। अगर यहां पे इनका योगफल कितना हो जा रहा है? 180, तो ये कोण क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो आपने कहा ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते, संपूरक कोण कहलाते हैं। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और भी जैसे मान लेते कि पुरानी तरीके से इस पे सवाल अगर पुट किया जाए, जैसे यहां पे कह दिया जाए किसी कोण का 3 गुना, किसी कोण का 3 गुना उसके संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल का 7 गुना है, 7 गुना है, तो कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करें। बहुत ही आसान है अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं, और बहुत ही कठिन है अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे। तो यहां पे क्या दिया गया है कि जो एक कोण है उसका अगर 3 गुना कर दो तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना, उसका वो कितना है? उसके सप्लीमेंट्री के 7 गुने के वो बराबर हो जा रहा है 3 गुना। तो आप आसानी समझो
अगर आपने ए को मान लिया कोण और बी को मान लिया सप्लीमेंट्री कोण, है ना, इसको ए को मान लिया कोण, इसको मान लिया संपूरक कोण, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का 3 गुना, इस कोण का 3 गुना ये सप्लीमेंट्री कोण के 7 गुने के बराबर, तो इसका 7 गुने के ये क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। और हम यहां से निकाल लेंगे a/b का मान, तो आप कहोगे a अनुपात b अगर हम लिख दें तो a अनुपात b कितना आएगा, तो आपको क्या आएगा 7:3, 7:3। इसका मतलब a अगर 7 रेशियो होगा तो b कितना होगा, 3 रेशियो होगा। और आपको पहले से पता है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो a प्लस b का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ये संपूरक कोण है, इनका योगफल 180 होगा। और a का मान आपका 7 रेशियो, b a का मान 7 रेशियो, b का मान 3 रेशियो, तो दोनों का योगफल कितना हो गया, ये 10 रेशियो हो गया। 10 रेशियो बराबर 180 है, तो आप कहोगे 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 18 डिग्री आएगा। अब यहां पे अगर हम देखें जरा, यहां पे अगर हम देखें जरा, तो आपने कहा यहां पे कोण का मान पूछा जा रहा था, तो भैया कोण का मान क्या आपने रखा है, कोण का मान आपने रखा a, और a का मान कितना रेशियो है, तो a का मान है 7 रेशियो। तो अगर आपका कोण का मान पूछा जा रहा है तो आप कहोगे a का मान पूछा जा रहा है, a का मान है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो का मान कैसे निकालोगे, तो 1 रेशियो बराबर 18 है, 7 रेशियो बराबर आएगा 7 गुणे 18, और ये कितना बनेगा 56 का 6, 5 बचा 7 अकन 7 और 5 12, 126 डिग्री हो गया। तो a का मान आ जाएगा 18 का 7 गुना 126। तो ये जो कोण आ गया वो कितना आ गया, 126। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं तो आप सप्लीमेंट्री एंगल 180 से घटाकर भी लिख सकते हैं, या फिर 18 को 3 से गुणा करके 18×3 = 54 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहां पे अभी बहुत सारी चीजें हमें बतानी बाकी हैं, जैसे कि एंगल्स के जो टाइप हैं वो कौन कौन से और बाकी हैं, कैसे कैसे आप कवर कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मेन चीज है वो हमें ये देखनी है कि आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिनको बोलते हैं, ये सब कौन से एंगल होते हैं, क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जरा हम यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे अगर हमने यहां पे खींच दिया एक रेखा और ये दूसरी रेखा खींच दिया, तो अब ये जो कोण बन रहा है, ये इधर का जो कोण बन रहा है, ये कोण इस वाले कोण का क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पे, ये जो कोण है ये इधर साइड का, ये कोण इस वाले कोण का क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। और ये अगर के होगा तो ये भी क्या होगा, के ही होगा। क्लियर। अब जरा हम बात करते हैं, इनका नाम जो रहेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और क्या होगा, जैसे मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, जैसे इसका ये वाला, तो इसका ये वाला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही अगर हम ये ब्लू कलर से जो लिखा है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये चीजें हैं।
तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, जैसे आसन्न कोण कौन से होते हैं, है ना, और आपके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और आपको स्टार्टिंग जो रहेगी वो शीर्षाभिमुख कोण से ही लेकर चलेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चीजें और भी बतानी है आपको, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण को देखेंगे, देन उसके बाद में आसन्न कोण, अल्टरनेट एंगल और इंटरनल अल्टरनेट एंगल, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल और मेनी मोर, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थ्योरम्स, कोरिलेशनशिप, ये सब चीजें हम देखेंगे। कौन से कोण किसके बराबर होते हैं, किसमें क्या रिलेशनशिप होता है, और कैसे आप पहचानोगे किस एंगल को क्या नाम देते हैं, कहते हैं किस कोण को क्या नाम दें। तो हम लोग अगले जो सेशन है उसमें और डिस्कस करेंगे और सारे कोणों का नामांकन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।